स्टूडेंट्स सीट में देख लेते हैं S1 एक्सरसाइज में जो भी पूछना है आपको। तो S1 में बफर के क्वेश्चन थे और एसिड बेस टाइट्रेशन के थे। तो बताओ कुछ पूछना हो किसी को? हो गए? ठीक है। कौन सा? 40 में 10 ml बफर है, इतना इतना सॉल्ट है, हाउ मेनी मिलीमोल NaOH शुड बी एडेड टू इंक्रीज इट्स pH बाय 0.3। तो उसमें क्या करो कि भाई देखो, अगर बेस ऐड करोगे NaOH तो रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड से, ठीक है। तो एसिड बेस के रिएक्शन करके बन जाएगा सॉल्ट। तो CH3COOH 40 नंबर बता रहा हूँ, 40 CH3COONe प्लस H2O है ना, रिएक्शन करवा दिया। और 100 ml 0.1 मोलर है। तो इसमें एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि x मिलीमोल बोल रहा है, तो x मिलीमोल ऐड किया। और ये पहले से था 100 इंटू 0.1, 10 मिलीमोल था। ये भी 10 मिलीमोल पहले से था, ऐसे ही कुछ। और मान लेते हैं कि ये LR है, तो 10 माइनस एक्स और ये 10 प्लस एक्स, ठीक है, मिलीमोल्स आ गए। हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH टू इंक्रीज इट्स pH by 0.3। अगर देखो तुमने इसको अलाउ नहीं लिया तो कंटेनर में होगा क्या कि NaOH बचेगा, ठीक है। और NaOH अगर बचा तो फिर NaOH डोमिनेट करेगा pH को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो pH तो फिर साथ की ये एसिडिक बफर है। तो जैसे K देखता हूँ, उसका तो देख नहीं है खैर, K फिर भी 10-5 क्या ऑर्डर का होगा, तो वो 5 के आसपास की वैल्यू होगी pK की। और फिर वो pH भी उसी के आसपास होगा, 5 के थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो अगर मैंने NaOH को LR लिया नहीं लिया और NaOH हमारा एक्सेस में हो गया तो बन जाएगा फिर तो ये बेस बेस +7 के ऊपर ही जाएगी फिर। तो 0.3 का चेंज तो नहीं होगा, फिर वहां पर चेंजेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। कोई भी केस लेंगे तो स्मॉल चेंज है तो फिर ये लेना होगा हमें, ठीक है। हाँ। 100 ml बफर में 0.1 मोलर इसका, 0.1 मोलर इसका है। नहीं तो पूरे सोल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है ना, वॉल्यूम तो दोनों की कॉमन हो गया। 100 ml जो सोल्यूशन है ना, तो उसमें 0.1 मोलर CH3COOH है और 0.1 मोलर CH3COONa है। तो 100 ml तो कॉमन दोनों के लिए है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि 70 ml इसका और 30 ml इसका, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो दोनों के हिसाब से वैसे ही करेंगे मोल निकालने के लिए। और सुन कुछ और किसी को? फिर ओवन में आते हैं। ओवन दिया था, क्या दिया था? ओवन। ओवन में बताओ भाई, कुछ पूछना हो किसी को भी? हो गए? O1 हो गया, S1 हो गया, फिर जे मेंस नहीं दिया होगा, O2 दिया था। तो O2 में, हाँ, O2 में 11th का बी अपना 3 पहली बार O2 टच किया, सोचा कि एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब बी तो नहीं हो पाएगा, फिर 3 वाला पार्ट। बाकी एबीसी में पूछ लो, आगे इंडिकेटर अपन करेंगे तो हो जाएगा कुछ समय में, अगली क्लास है उसके। 20 और 20 में पूछना है ऐसा। ओके। 8 ग्राम एसिड है, 100 ml वाटर में डिजोल्व किया। Find H plus if 10 की पावर -3 मोल HCl is added to 100 ml solution। अच्छा, एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉम्बिनेशन आ गया ना यहाँ पर। तो मोल है इसका और 100 ml है, तो वो 8 ग्राम है, 80.1 मोल उसका हुआ। और इसका मोल इतने हो गए, 100 ml है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वीक एसिड की कंसंट्रेशन ले लेते हैं। वीक एसिड क्या हो गया, 8/80 मोल। वॉल्यूम कितना है, लीटर में लेना होता है। तो ये 0.1 कैपिटल, 0.1 कितना नहीं, 1 कैपिटल हो गया ना ये, 1 मोलर इसका हो गया। और HCl हो गया, कंसंट्रेशन वाइज देखना दोनों का। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी 10 की पावर -2 कैपिटल, ऐसे कुछ। कि अब मुझे निकालना क्या है इसका H प्लस कंसंट्रेशन। हाँ, तो हमने डबल एरो से ब्रेक करेंगे उसको।
तो ये 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, और HCl को पूरा ब्रेक कर दिया तो x प्लस 10⁻² आ जाएगा नहीं इसका। HCl को मैं सिंगुलर से ब्रेक करूंगा तो सीख ही हो गया करना है आपने तो ये हो जाएगा मेरे पास कि इसका है 10⁻⁴, 10⁻⁴ इंटू एक्स प्लस एक्स 10⁻² डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स के बाई सी, एक्स का नॉर्मल है ना, ये -2 नहीं लिया तो फिर क्या लिया था, केवल एक्स ऐसे लिखे कर दिया था। अच्छा ऐड नहीं किया था आपने, तो क्वालिटी बन रही है, ठीक है, क्वालिटी सॉल्व करेंगे और एक्स निकाल सकते हो। एक्स आने के बाद उसमें 10⁻² कर देना, जोड़ देना, एक्स प्लस आ जाएगा, है ना, करके दिखाऊं मैं, कर लोगे ना, कौन सा 21। ओके, तो एक 1 मोल ईच ऑफ HA एंड HB, तो HA और HB है 1 मोल दोनों के हैं, और लैंग्वेज मेरा है तो मैं लिख दे रहा हूँ दोनों को, दोनों वीक एसिड है ना, तो दोनों ही वीक एसिड है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1 लीटर में डिजोल्व किया गया, 1 लीटर में है, 1 लीटर में, ठीक है, 1 मोल NaOH को ऐड किया गया इस कंटेनर में, हमने 1 मोल NaOH को ऐड किया, ठीक है, ये कह रहा है so that both the acids are partially neutralized, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट दोनों का न्यूट्रलाइज हुआ। heat of neutralization of HA and HB are 11.8 and 12.4 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो इसका डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये है 11.8, और इसका डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है -12.4, and heat produced during partial neutralization of HA and HB is 12.25। अच्छा देखो, अगर ये पूरा HA क्योंकि 1 मोल ऐड कर रहे हैं तो कुछ पार्ट इससे रिएक्शन करेगा, कुछ पार्ट इससे रिएक्शन करेगा, तो श्योर है ना। हाँ ना, अगर मान लो ये पूरा 1 मोल HA से रिएक्शन किया होता, 1 मोल ने पूरा इससे रिएक्शन किया था तो हीट कितनी मिली होती 11.8, अगर केवल HB से रिएक्ट किया होता तो हीट कितनी 12.4, लेकिन अभी हीट कितनी रिलीज हो रही है 12.25, इन दोनों के बीच की हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब 1 मोल में से कुछ पार्ट इससे रिएक्शन किया होगा, कुछ पार्ट इससे रिएक्शन किया होगा, तो इसमें मान लेते हैं कि लेट x मोल HA रिएक्ट, तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा 1 माइनस x मोल HB रिएक्ट करेगा, ये तो क्लियर है ना। अच्छा, अगर इसका 1 मोल रिएक्शन करता तो हीट रिलीज होती है 11.8, x मोल में कितनी हो जाएगी 11.8 इंटू एक्स, और दूसरा वाला -12.4 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू -12.25, निकल से चलना चाहिए कितना एसिड है, कौन कौन सा एसिड कितना निकल, ठीक है, भी पूछना है क्या, तो हो जाएगा, दोनों वीक वीक हैं, A1 पे तो गिवन है, ये मेंस में नहीं दिया था अभी, एडवांस में, हाँ बताओ कुछ पूछना हो तो, 10th का सी ऑप्शन, ओके, सेकंड वाला भी, तो सेकंड है 0.1 मोल HA, 0.1 मोल NaOH, तो बेटा एसिड बेस है, तो एसिड बेस की रिएक्शन करवा देते हैं हम तुरंत, सॉल्ट एंड वाटर, अब ये 0.1 है, इक्विवेलेंस पॉइंट बोल दो ना, एंड पॉइंट 0.1 इंटू वी, 0.1 इंटू वी, वॉल्यूम डबल हो जाए, कंसंट्रेशन आधी, ऐसे किया था आपने, है ना, ये कंसंट्रेशन होगा इसकी 0.1/2 कैपिटल M, तो सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, इक्विवेलेंस पॉइंट पर तो दोनों हाफ कंसंट्रेशन कर देंगे ना, है ना, पूछना इसमें कुछ और। फोर्थ वाला, एक बेस है और एक HCl है, ओके, देखो HCl तुम्हारा कम क्वांटिटी में है क्योंकि तो LR हो जाएगा HCl, तो बफर बनना है इसमें तो जाना चाहिए, मैं कर देता हूँ फिर भी, ओके, तो CH3NH2 प्लस HCl क्या दे देगा CH3NH3 प्लस Cl माइनस, ये 0.1 मोल है, ये 0.08 है, ठीक है, इसको खत्म किया, ये 0.02 बचा, ये 0.08 बना, ठीक है, अब बेटा बस करना क्या हम लोग को, pH इक्वल टू बफर है क्योंकि ये वीक बेस उसका सॉल्ट pKb, pH आएगा ना, तो pH अगर बेसिक बफर है तो pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ 0.08 डिवाइड बाई 0.02,
पीएच निकाल के पीएच निकाल लेना है, तुम्हें पीएच की जरूरत है तो सभी खोलो। एच प्लस निकालने का है तो ठीक है, कर लेंगे, है ना। और 10 कट सी ऑप्शन। अच्छा, इसमें कौन सा बफर दे सकता है फॉर मिक्सिंग? ठीक है, तो सी है नाइट्रिक एसिड और सोडियम एसिटेट। तो मुझे ये तो पता है स्ट्रॉन्ग एसिड कैन रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। तो जो वीक एसिड का सॉल्ट है ना, उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से अलग कर सकता है। तो ऐसा केस हो सकता है ना कि किसी एक केस में ये एलआर हो जाए और ये खत्म हो जाएगा, तो कंटेनर में ये दोनों बचेंगे और बफर बना देंगे, एसिडिक बफर। हम्म, हाँ CH3 से डबल ओ। अच्छा ये जो, हाँ ठीक है, उससे तो कोई मतलब नहीं वैसे। NaNO3 आएगा, एक मिनट से ये एसिड आएगा, बनाएगा, ये एसिड बनेगा और इसका बन जाएगा MnO3। ठीक है, तो ये वीक एसिड, तो वीक एसिड उसका सॉल्ट एसिड बफर का पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ये पूछा है ना कि ये मिलाया गया कौन सा पेयर बफर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन लिखा है, बच्चे ये कहते हैं कि भाई ये तो सेम बोल रहा गया है ना। तो अगर सेम है तो दोनों खत्म होने चाहिए, ये बनना चाहिए केवल एसिड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसने आइडेंटिकल कंसंट्रेशन बोला है, मतलब मोलैरिटी दोनों की सेम है। वॉल्यूम तो चेंज कर सकते हो ना अपन, वैसे में तो मोल से ही करेंगे। उसका हो सकता है मैंने इसका वी डैश वॉल्यूम लिया, इसका वी एम एल लिया, ये कम ले लिया, तो फिर हो सकता है। कंसंट्रेशन मोलैरिटी सेम है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकते हैं इनके इंडिविजुअली। ठीक है, और कुछ किसी को? सेवंथ वाला, ओके, एक बेस है एक एसिड है, इक्विवेलेंस पॉइंट है, फिर से बोल दिया दोनों खत्म करना है अपन को। अब बेटा जब तुम इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट बनाओगे ना, इसमें एक गड़बड़ी हो जाती है। इसमें जब तुम फॉर्मूला लगाओगे सॉल्ट का, तो वहां पे KH/C जो होता है वो 10⁻³ से बढ़ा जाता है, 0.1 आता है। तो वो केबी कितना है, 10⁻12। तो KH निकालोगे KW/KB, 10⁻14 अपॉन 10⁻12, 10⁻2 तो वही हो गया KH, 10⁻2 हो गया। तो KH/C की वैल्यू इग्नोरेबल नहीं आती, तो तुम्हें फिर क्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी उसमें, है ना। बाकी तो वही कॉन्सेप्ट है जैसे तुमने बताया हुआ है, बट यू हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक टू फाइंड स्मॉल h, फिर OH आई निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे CH वाला, तो तुम्हें थोड़ा डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा पीछे से, करके दिखा दूंगा इसको, है ना। देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो बाहर दिखा के पूछ लेना मुझसे, है ना। उसमें क्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि वो इग्नोरेबल नहीं है। ठीक है, कुछ और किसी को? ठीक है, तो यहां तक अगर अपन ने कर लिया है तो काफी हद तक चीजें हमारी हो गई हैं। और हम लोग और क्वेश्चन करते हैं टाइट्रेशन पे ही आज की क्लास में, और फिर उसके बाद हम लोग के दो पार्ट बचेंगे केवल, एक इंडिकेटर एक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और दोनों बिल्कुल सेपरेट है, तो पीछे से कोई बहुत का लेना देना नहीं है दोनों को, खास तौर से सॉल्युबिलिटी को। तो देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी करेंगे। इंडिकेटर एक क्लास का है, सॉल्युबिलिटी 1.5 से 2 क्लास का, 2 क्लास का है मान लो, देख लेते हैं। तो जैसा भी होगा, इतना टाइम बचेगा उसके आप सोचते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है, तो तुमने जितना भी तुमने पीछे पढ़ा हुआ है काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद है हम लोगों को? चलो देखते हैं। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितने याद है तुम लोग को? ना पीछे पेज पलटे, ठीक है ना, फॉर्मूले देखे बगैर। क्वेश्चन है, हाँ, 50 ml 0.1 कैपिटल एम। क्वेश्चन है 50 ml 50 ml 0.1 कैपिटल एम
H3PO4 50 ml 0.1 capital M H3PO4 is titrated with 0.1 capital M NaOH is titrated with 0.1 capital M NaOH. Calculate pH. When volume of NaOH added is, calculate pH when volume of NaOH added is, A part 0 ml, B part 25 ml, A part है 0 ml, B part 25 ml, C part 50 ml, 50, D part 75 ml, E part 100 ml, F part 125 ml, and last part 150 ml. K1 लिखना, H3PO4 का K1, K2, K3 गिवन है. Ka1 इक्वल टू 10 की पावर -4. Ka1 लेना 10 की पावर -4, Ka2 लेना 10 की पावर -7 और बेटा K3 लेना 10 की पावर -10 और H3PO4 है ना. इसमें मेन 3 ही पार्ट है, 3 पार्ट में आप समझ जाओगे तो आगे करते जाओगे. पहले पार्ट का आंसर बताना और सेकंड पार्ट करने से पहले एक पार्ट मैं तो बता दूंगा, फिर आप सोचना उसके बारे में. पहले तो ए पार्ट का आंसर बताओ, केवल पहले का. टू 2.5 ठीक है, 2.5 ठीक है, -0.155 ठीक है, 5 ही आएगा. और सेकंड पार्ट करते वक्त चीज ध्यान देना कि जैसे तुम एसिड बेस रिएक्शन कराओगे ना, उसमें 3 H+ है, तो आपको एक एक करके H+ हटाने होंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि मान लो NaOH तुम्हारे पास आ गया तो मैं तीनों H+ रिमूव कर रहा हूं, तो पहले एक H+ रिमूव करेंगे. अगर रिएक्शन पहली कंप्लीट हो जाए और NaOH बच जाए तो वो दूसरा H+ अटैक करेगा, सेकंड H+, क्योंकि यहाँ पर K1 K2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब तक पहला H+ पूरी तरह से नहीं हटेगा, दूसरा H+ नहीं निकालते, तो आपको इंडिविजुअली स्टेप्स लेके करने पड़ेंगे. पहला केवल एक H+ में हटाओ और फिर रिएक्शन लिखो. अगर NaOH बच जाए उसके बाद भी, तब फिर सेकंड स्टेप में आना होता है. तो मैं पहला पार्ट कर देता हूँ. 2.5 बता ही दिया इन लोगों ने बच्चों ने, तो जो पहला पार्ट आज कर लिया इसलिए मैं बता देता हूँ. तो जिनको नहीं आया वो देख लेंगे कि भाई कंटेनर में केवल H3PO4 है, H3PO4 अकेला प्रेजेंट है, क्योंकि एसिड तो ऐड ही नहीं, बेस तो ऐड ही नहीं हुआ. मोलैरिटी है 0.1. कंपाउंड को पहचानना है, ये है क्या, वीक एसिड. वीक एसिड है, पॉलीपॉटिक है. पीएच का फॉर्मूला अच्छा पहले तो हम चेक कर लेंगे सर्किट वैलिड है कि नहीं है. तो Ka1/C कि K1 हमें यूज करना होता है पॉलीपॉटिक में, एसिड में 10 की पावर -4 अपॉन 0.1. ठीक है, सर्किट वैलिड है, NH3 आ रहा है. तो पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ pKa1 लेते हैं माइनस log C. तो हाफ ऑफ pKa1 इज 4 माइनस log 0.1, तो ये रहेगा 5, 2.5 बोल रहे. ठीक है, पहला पार्ट. सेकंड का 4 सही है. सेकंड वाला पार्ट को कितना है 4 सही, वो भी आंसर. बी पार्ट में 25 ml NaOH एडेड.
थर्ड पॉइंट का 8.35, थर्ड पार्ट में 8.35, कितनों का आ रहा है 8.35? सही है। और कोई आंसर किसी का थर्ड पार्ट का? 8.7, 5.5, 7.85 की 8.85 बराबर? 7.85 आंसर है, गलत। 7.85, 7.85 आंसर नहीं है। आपको करूं बी का थर्ड पार्ट का? बी का तो ठीक है, 4 है, बी का 4 है। थर्ड वाले का गलत आप बता रहे हो। 10 भी नहीं है, 8.85 भी नहीं है सर। 5.5, कितना? 5.5 सर। 5.5 आंसर है, सही है। थर्ड वाला इनकम्प्लीट सॉल्ट है, कंप्लीट सॉल्ट नहीं है वो, है ना? चलो मैं बी का देता हूँ, बी का 4 आंसर है, वो एक बार देख ले, मतलब बी तो सही था, 4 बताया था आप लोगों ने। तो बेटा 25 ml NaOH है ना, तो बी पार्ट जिनको नहीं आ रहा है वो देख ले। H3PO4 प्लस NaOH गिव्स यू, क्या दे देगा तुम्हें? Na ऐड हो जाएगा तो NaH2PO4, ठीक है, करके एच हटाना, सारे एच एक साथ नहीं हटाने होते हैं। तो NaH2PO4 बनेगा एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो बेटा इसके कितना वॉल्यूम था? 50 ml, 0.1 कैपिटल एम। दिस इज 25 ml, 0.1 कैपिटल एम। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मिलीमोल एंड 2.5 मिलीमोल। ठीक, अब ये एलआर है, ये खत्म हो गया, ये 2.5 मिलीमोल बचा। एक से बनेगा एक, तो 2.5 मिलीमोल इसका बना। पानी से मतलब नहीं है। तो कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट है वो नोटिस करेंगे। एक तो है फॉस्फोरिक एसिड और दूसरा है NaH2PO4। अब इनकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी अवेलेबल है वो हम नोटिस करेंगे। 2.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो गया? 75, है ना? हमेशा मोलारिटी में ही करना, ये थोड़ा ध्यान रखना है आप सभी को। ये मोलारिटी इंडिविजुअली आगे दोनों की। तो कंटेनर में क्या है? एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, पहचानना है। ये वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, तो ये बफर हुआ, है ना? तो ये कॉम्बिनेशन हमें मालूम है कि कॉम्बिनेशन होता है एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर है तो पीएच का फॉर्मूला इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, नीचे आ जाएगा H3PO4, ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस H2PO4 माइनस। ठीक, अच्छा ये कॉम्बिनेशन कौन सा के होगा? 3 के गिवन है, तो ये पहला H+ इन्वॉल्व है H3PO4 और उसका कॉन्जुगेट बेस पहला H+ इन्वॉल्व है, इसलिए pKa1। तो pKa1 यानी 4 प्लस लॉग ऑफ 2.5 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 2.5 बाई 75, that will give us 4 आंसर। डी का 7 सही है, डी का 7। तो उसके बाद वाले का 12.5 आएगा क्या? हाँ ठीक है, 0.5 आएगा उसके बाद। उसके बाद 10, हाँ ठीक है। इनका ना पहले तो 3 पार्ट में थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा, उसके बाद तो फिर कर लोगे आप बाकी के। फोर्थ पार्ट का 6.7, फोर्थ पार्ट का 6.7 नहीं है, फोर्थ पार्ट का 8.5 सही है। फोर्थ पार्ट का कितना है? 7 ही है आंसर, फोर्थ पार्ट का 7 है, 6.7 नहीं है। अरे तो मैं तो अभी थर्ड पार्ट में हूँ, थर्ड पार्ट में मैं कर रहा हूँ 50 ml, है ना, NaOH। तो बेटा क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन ऐसे ही करवानी है, इंडिविजुअली एक एक करके H+ हटाना है, जब तक NaOH ना बचे सेकेंड H+ नहीं हटाएंगे। NaH2PO4
प्लस साथ में H2O, तो यहाँ पे इसके हो गए 5 मिलीमोल, इसका भी 5 मिलीमोल है, 50 ml 0.1 मोलर, दोनों LR हैं इस बार तो ये 5 मिलीमोल। तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, NeH2PO4, और ये हो गया 5/100 यानी 1/20 कैपिटल M का, 1/20 मोलर। अब पहचानना ये कंपाउंड है क्या, ये अगर हम नोटिस करें है तो सॉल्ट ही, लेकिन ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है, इसमें H+ देने की अभी भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं नोटिस करूंगा, पीछे पढ़ा हुआ है इनकम्प्लीट सॉल्ट के बारे में, तो एक H+ जोड़ते हैं, एक H+ हटाते हैं, तो H+ जोड़ेंगे तो फास्फोरिक एसिड आएगा, तो पीएच का फॉर्मूला pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2, तो pKa1 is given to be 4.7, pKa2 4 + 7/2 यानी कि 5.5, 5.5। ट्वेल्व पॉइंट 95, देखिए भाई 12.95 लास्ट वाले पार्ट को बता रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, 12.95 थोड़ा ज्यादा है शायद। और 0.95 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 पॉइंट होगा तो शायद 12 ही कुछ समथिंग, 11-12 तक कुछ होगा लास्ट पार्ट का। खैर चलो मैं डी पे करता हूँ, जिनका नहीं हो रहा है मैं डी पार्ट करके दिखाया था। 7.85 किसका, 11.85। हाँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आंसर क्या है, 11.5 11.85 देख लेंगे अभी क्या है ना, चेक कर लो इंडिविजुअली। बी पार्ट में आपने 75 ml NaOH ऐड किया है ना, जिनका नहीं हो रहा है वो नोट करते रहेंगे। तो बेटा ये 75 ml जब NaOH ऐड करोगे यहाँ पर, तो इसके मिलीमोल हो जाएंगे 7.5 है ना, ये LR है इस बार, ये 2.5 बच गया, 5 से बनता है 5, तो ये 5 मिलीमोल बने। अब ये बेस बच गया है, तो बेस फर्दर रिएक्शन कर जाएगा उस सॉल्ट से, क्योंकि H+ अभी भी इसके पास है, तो ये फर्दर एक अगले स्टेप में एक्शन करवा देंगे हम लोग, तो एक और H हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बेस बच गया है और ये 5 मिलीमोल है, और H हटा के बना देंगे Na2HPO4 प्लस H2O, ये कुछ नहीं था, ये खत्म, ये कितना 2.5 मिलीमोल और ये 2.5 मिलीमोल। कंटेनर में NaH2PO4 है और Na2HPO4 है, तो कंटेनर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, Na2HPO4 और Na2HPO4, ये 2.5 वॉल्यूम कितना 75 प्लस 55 50 125, ये कैपिटल M, 2.5 by 125 कैपिटल M। दिस इज अगेन बफर है ये, है ना, याद तो देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा था चैप्टर में बस यही है कि कंपाउंड को पहचानना और सही फॉर्मूला लगाना, ये पहचान गए कि कहीं भाई बफर बन रहा है, पीछे हमें याद है चीजों को पहचानना आता है तो हो जाएगा, एनी को भूल जाओ आप। ये वीक एसिड है H2PO4 माइनस, ऑल्सो कॉन्जुगेट बेस HPO4 2 माइनस, तो यहां पर अगेन pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ H2PO4 माइनस, ऊपर हो जाएगा HPO4 2 माइनस आयन, तो pK कौन सा इसमें सेकेंड H+ निकल रहा है ना, pKa2, दोनों सेम है, हट ही जाएगा, कितना हो जाएगा 7, डी पार्ट, है ना। हाँ PS7 है तो नहीं बेटा, उससे क्यों लेंगे अपन लोग, ऐसा नहीं है ना, हम अगर केवल एसिड होता
इंडिविजुअली आप ब्रश तो तब सोचते हो, इसमें नहीं करना है बफर में आपको, है ना, इस वाटर का कुछ नहीं। फिर डी हो गया टी पार्ट। टी पार्ट में आते हैं, कितना था लास्ट वाले का आंसर, क्या आ रहा है सोचो, 11.2 आ रहा है। ओके, काफी बच्चे 11.2 बता रहे हैं, चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले का तो ई पार्ट में हमने अब ऐड किया है 100 ml NaOH, तो इसके 10 मिलीमोल हो गए, ये 5 बच गया और ये 5 बना। अभी भी बेस बचा है तो ये फर्दर रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, NaH2PO4 प्लस NaOH गिव्स यू Na2HPO4 प्लस H2O। ये 5 है, ये 5 है, दोनों खत्म, ये 5 मिलीमोल बनेगा। तो कंटेनर में Na2HPO4 5 डिवाइड बाई वॉल्यूम 150 कैपिटल M। अभी भी इसमें H+ देने की क्षमता है, ये इनकम्प्लीट सॉल्ट अभी भी इनकम्प्लीट सॉल्ट। तो इसका pH है ना, अगेन पीछे का फॉर्मूला देखा हुआ है, pKa2 प्लस pKa3/2, तो 7 प्लस 10/2 that will give us 8.5। 8.5 दो पाउडर रह गए हमारे, F और G। एक में 125 और एक में 150। ये डी पार्ट को चेंज करूं मैं, ओके। तो डी पार्ट में हम लोग E है, फिर F में आ गए। E फिर F पार्ट में 125 ml NaOH एडेड। तो क्या बेटा 125 ml करोगे ना, तो ये हो जाएगा 125 ml 0.1 मोलर, तो 12.5 मिलीमोल। ये 7.5 मिलीमोल बच जाएंगे, ये 5 बनेगा। अब ये 7.5 रब करूं मैं ना, इस पार्ट को तो कोई लिख नहीं रहा है। पता नहीं, आप ही लोग बताओ, 11.2 सही बता रहे हैं। 11.2 काफी बच्चे बोलो सही होगा फिर। तो यहाँ पे ये NaOH हो गया 7.5, ये हो गया 5, ये खत्म, ये 2.5, ये 5 बनेगा। अभी भी NaOH बच गया। तो एक थर्ड स्टेप में फर्दर एक्शन होगी, यहाँ पे तीसरा जो H+ था फॉस्फोरिक एसिड का, वो बेस से रिएक्शन करके उसको हटा देगा, बेस उसको, तो बना देगा फाइनल सॉल्ट Na3PO4 प्लस H2O। अब ये है 5, दिस इज 2.5, ये खत्म, ये 2.5, दिस इज 2.5। अब ऐसे मतलब नहीं है। तो कंटेनर में मेरे पास अब क्या रह गया, सॉल्ट है Na3PO4 और Na2HPO4। दोनों 2.5, वॉल्यूम कितना दोनों का, 125 प्लस 50, 175। 175 कैपिटल M। दिस इज अगेन 2.5 by 175 कैपिटल M। अब कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट है, अगेन एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, अगेन बफर है ये। तो फॉस्फोरिक एसिड के 3 बफर होते हैं। तो ये pH इक्वल टू pKa कौन सा आएगा, 3 लॉग ऑफ, नीचे हो गया
HPO4 2 माइनस और ऊपर हो गया PO4 3 माइनस कॉन्जुगेट, यानी कितना हो गया ये 10, बाकी तो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आखिरी केस FG। तो 11.2 बता रहे हैं सारे अच्छे, है ना। 11.2 आ रहा लास्ट पार्ट, ठीक है 0.2। 150 ml NaOH। तो बेटा ये 15 मिलीमोल हो गया, तो 10 बचेगा, है ना। ये 5 बना, फिर ये 10 नीचे आएगा, फिर ये फिर से 5 बच जाएगा, 5 और 5 लास्ट पार्ट। रख करो इसको नीचे रखना, ठीक। अभी तक फिर से फर्दर एक्शन करवा दोगे, NaHPO4 और NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा Na3PO4 प्लस H2O। ये हुआ 5, ये हुआ 5, दोनों खत्म, और कंटेनर में ये 5 मिलीमोल बना। कंटेनर में अब क्या प्रेजेंट है Na3PO4, कितनी कंसंट्रेशन का 5 डिवाइड बाई 200, दैट मींस 1/40 कैपिटल N, है ना। और बस ये पहचानना है, कंपाउंड पहचान ही जाएंगे अपन। ये कंप्लीट सॉल्ट है, ये है कंप्लीट सॉल्ट, है ना। और ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का डोमिनेट करेगा बेस, है ना। 7++ फॉर्म में लगा देंगे, और लास्ट वाला के लेते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है हमें। अच्छा, लेकिन इससे पहले चेक कर ले रहे हैं सॉल्ट वैलिड है कि नहीं है। तो KH/C चेक किया था कि नहीं किया था, कैसे लगा दिया। -14/K3 कितना था, -10 ना, अपॉन C 1/40, तो हो जाएगा ना। -4 ऊपर आ गया तो सर्किट वैलिड है ना। चेक कर लेना लगाने से पहले। -3 ऊपर आया, 40 ऊपर जाएगा, तो नहीं हो रहा है। -4 आ गया, माइनस, हाँ ठीक है, 4 to -3 आ रहा है ना, ठीक है, थोड़ा आसपास चलेगा -3 तक, -2 तक चल जाता है ना। 7 प्लस हाफ ऑफ PKA3 प्लस हाफ लॉग C, लास्ट वाला K लेते हैं, तो 7 प्लस 10/2 प्लस हाफ लॉग 40 1/40, माइनस लॉग 40 करेंगे, और फिर वो देगा लॉग 1.6 ना, लॉग 1.6 माइनस में, तो वो आधा के 0.8 रहेगा, और ये हो गया 5 12 12 - 0.8 यानी 11.2, सही है, ठीक है ना। देख लो, तो ये हमारा काफी हद तक पार्ट पूरा कवर होता है, एसिड बेस का टाइट्रेशन, है ना, कैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, उसका पीएच कैसे निकालते हैं। इसमें 3 इक्विवेलेंस पॉइंट है ना। इस केस में 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आए हैं, एक 2 इनकम्प्लीट सॉल्ट वाले और एक कंप्लीट सॉल्ट वाला, 3 इक्विवेलेंस पॉइंट थे इसमें, ठीक है। जब दोनों एसिड बेस खत्म हो जाते हैं, जब दोनों कंपोनेंट खत्म हो गए, तो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। इस केस में 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो खत्म हो चुके थे, तो 3 इक्विवेलेंस पॉइंट थे इसमें, ठीक। ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, सोलबिलिटी कर लेते हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, टाइम भी थोड़ा पास कम है ना, पेपर आपका आ रहा है मंडे और अगले संडे को, तो इंडिकेटर हो सकता है उसमें क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे नहीं, मतलब आते नहीं, पूछा नहीं ज्यादा। सोलबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत अपन संडे तक कर लेंगे, तो आप संडे को काफी हद तक सीट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लिखते हैं हेडिंग सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट, नोट कर लो उसको, फिर लिखो सोलबिलिटी, स्मॉल एस से दिखाते हैं, एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट, इसको दिखाते हैं KSP से, KSP सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट, KSP, सोलबिलिटी को S से एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से। देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो पीछे सब कुछ, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये, कोई मतलब नहीं है पीछे से इसका,
आयनिक से कोई लिंक नहीं है, मतलब आयनिक के अंदर ही है, लेकिन ऐसा कोई पीएच का कोई यूज नहीं है, बिल्कुल नया फ्रेश से स्टार्ट कर सकते हो आप, है ना। तो एक बार वापस, अच्छा देखना यहाँ पर कि ये 2 क्लास में खत्म होता है, 2 क्लास में प्रॉपर अगर 2 क्लास मिले तो खत्म हो जाता है। इसमें 8 या 9 केसेस आते हैं, 9 अलग अलग तरह के क्वेश्चन अपन करवाते हैं, ठीक। सब मतलब सब सॉल्बिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन सॉल्बिलिटी बफर के अंदर क्या होगी, सॉल्बिलिटी हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ऐसे करके 9 केसेस 8 केसेस बनते हैं। इसमें से पहले 4 केसेस में अगर आप केवल 4 केस भी करते हो तो पूरा अपना शायद मेरे ख्याल से जो मेंस और जो एडवांस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, एक क्वेश्चन छोड़ दो। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो पहले 4 केसेस से आते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या अगले 4 केसेस क्या है ना, वो सब्जेक्टिव वाले होते थे, जब पेपर आईआईटी का बनता था सब्जेक्टिव, जहां पे लंबी कैलकुलेशन होती थी, तो उस पार्ट में वो पूछता था पहले। आजकल तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि 2-3 मिनट के अंदर होने चाहिए, तो उस हिसाब से पहले 4 केस में ही आ जाता है। अगर तुम जे मेंस देखोगे तो शायद जितने क्वेश्चन सॉल्बिलिटी के हैं, जितना अपन ने 8-9 क्लास में पढ़ा, उतना ही क्वेश्चन सॉल्बिलिटी के भी हैं। सॉल्बिलिटी काफी पूछा जाता है, और इलेक्ट्रो में एक खूब यूज है सॉल्बिलिटी का, केएसपी का, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का। बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्टी कि ना समझ में आए, है ना। तो पहले 4 केस तो बड़े आसानी से समझ में आते हैं। सॉल्बिलिटी होता क्या है उसको अपन फोकस करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखना यहाँ पर, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है, नॉर्मली वाटर ही ले रहे हैं, तो वाटर प्रेजेंट है, वैसे कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं वाटर ही है। अब बेटा मैंने इसमें किसी सॉल्ट को प्लेस करना शुरू किया, डिजोल्व करने की कोशिश करना शुरू किया। मान लो मैंने NaCl है, NaCl को यहाँ पे ड्रॉप मतलब धीरे धीरे ऐड किया। आप पानी में NaCl मिलाओगे वो घुल जाएगा, थोड़ा और NaCl मिलाओगे वो भी घुल जाएगा। तो जैसे जैसे आप NaCl मिलाते जाओगे घुलता चला जाएगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है जितना मैक्सिमम घुलना था घुल चुका है। अब जरा सा भी तुमने NaCl मिलाया तो वो नीचे आके बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। एक्चुअल में वो घुलता है, मतलब जब तुमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और थोड़ा सा NaCl मिलाओगे तो क्या होगा, वो घुलेगा, NaCl नीचे आके बैठेगा, वो धीरे धीरे डिजोल्व भी होगा, लेकिन जो डिजोल्व NaCl है वो वापस पीपीटी के फॉर्म में नीचे आके बैठने लगता है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो जाता है। मतलब बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि नीचे आके बैठ गया है, वो घुल नहीं रहा, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, हम लोग इस पार्ट में जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसको स्टडी करते हैं। स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जो बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्युबल है, क्योंकि उसी में इक्विलिब्रियम आएगा, उसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। NaCl लिखोगे तो वो लगभग लगभग पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो हम लोग स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। इसमें एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो जो कॉमन है AgCl, सबसे कॉमनली ये दिखाई पड़ता है। AgCl सॉलिड मिलाया हमने, ठीक है, थोड़ा सा मिलाया, थोड़ा सा घुल जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा मिलाते जाओगे तो क्या होगा, वो घुलना एक समय के बाद बंद हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। होता क्या है, जो AgCl का पार्ट यहाँ पे घुल गया है, एक्वस फॉर्म में आया है। सॉल्ट 100% क्या होता है, आयंस में। तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पार्ट सॉल्युबल है वो तो आयंस में ही रहेगा। सॉल्ट इज 100% इलेक्ट्रोलाइट मतलब मानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, पहले क्लास में लिखा था अपन ने, जितनी भी सॉल्ट है। जो घुला वो आयंस में है, जो नहीं घुला वो तो नीचे बैठा हुआ है। होता क्या है कि जैसे सॉल्यूशन सैचुरेट हुआ तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जब सैचुरेट होता है तो इन सैचुरेटेड कंडीशन में जस्ट एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। AgCl का थोड़ा सा पार्ट, बिल्कुल एक दो ड्रॉप, दो पार्टिकल्स नीचे बैठे होंगे और वो इक्विलिब्रियम में होंगे उसके सॉल्युबल पार्ट से। AgCl सॉलिड और AgCl एक्वस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ सैचुरेटेड कंडीशन में। सैचुरेटेड मतलब आप बोल रहे हो कि भाई जितना मैक्सिमम सॉल्युबल होना था हो गया है, और दो चार पार्टिकल्स केवल नीचे आके पीपीटी के फॉर्म में बैठे और उनमें एक इक्विलिब्रियम आके बैठ स्टैब्लिश हो गया है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट और डिजॉल्व्ड सॉल्ट के बीच। जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KSP।
अच्छा तुम चाहो तो सॉल्ट को एजिसल में लिखो और चाहो तो इसको इसके आयंस में लिखो। इनफैक्ट एक्चुअल में ये आयंस के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है ना। अच्छा अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है, अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी बोल रहा हूं मैं, एस मोल पर लीटर। तो जो सॉल्ट है तो आयंस में, अगर इसके एस मोल हैं तो इसके भी एस और एस मोल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, एस और एस लेंगे। और केएसपी लिखा है, लिखेंगे कैसे भाई, केएसपी होता क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आयंस इनटू अपॉन सॉलिड, सॉलिड को तो लेंगे नहीं अपन लोग। तो एक्चुअल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको आयंस में लिखते हैं, एजी स्लैश सॉलिड, एजी प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस, तो आयंस में तो रहेगा ही रहेगा सॉल्ट है। लेकिन अब एक कंफ्यूजन हो आता है ना, मैंने इसलिए इसको बीच में दिखाया है, ना भी दिखाता तब भी काम चलता है, बुक में दिखाते हुए नहीं है बीच में। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे सोचने लगते हैं कि एस जो है सॉल्युबिलिटी है आयंस की, एक्चुअल में वो नहीं है। एस सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की, है ना, एस जो होता है ना वो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्ट की। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो कैल्शियम फॉस्फेट है, CA3PO4 का होल ट्वाइस सॉलिड, है ना। ये जब बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका बना, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इसके और इसके सॉल्ट के बीच, सॉल्युबल सॉल्ट के बीच, इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, एस, एस मोल इसके सॉल्युबल है, एस मोल पर लीटर। जब इसको आयन से ब्रेक करोगे तो कितने आयंस बनेंगे इसमें, 3 कैल्शियम आयन एक्वस और 2 फॉस्फेट आयन एक्वस, ऐसे करेंगे ना, 3 कैल्शियम आयन एक्वस एंड 2 फॉस्फेट आयन एक्वस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, ये कितना बनेगा, 3s, और ये कितना बनेगा, 2s। तो केएसपी अपने लिखोगे तो केएसपी कैसे लिखा जाएगा, इसमें कैसे लिखेंगे, कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन का होल क्यूब इंटू PO4 3 - कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3s और यहाँ पे 2s का करके हम लोग को निकालना होगा हमसे। तो लेकिन ये चीज ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी बोलो तो सॉल्युबिलिटी बताओ सॉल्ट की, तो एस है, और एस किसकी होगी, सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होगी, आयंस की नहीं होती। लेकिन लिखा इस तरह से आता है इंडिविजुअल आयंस के रूप में केएसपी को लिखेंगे, ठीक है। तो आप जो ये लिखा है कि डायग्राम ऐसे बना लो, उसके नीचे लिख लेना, मैं और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, और जो चीजें है। अच्छा ये केएसपी है ना, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पर। ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, हर बार बोल रहे हैं अपन, तो याद रखना कि जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सब टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट करते हैं।
कर लिए? तो इसमें ये दो पॉइंट लिख लेते हैं। उसमें लिखो solubility is amount of salt, amount of solute. Solubility is amount of solute, soluble, amount of solute soluble in given amount of solvent, amount of solute soluble in given amount of solvent, in given amount of solvent to form a saturated solution, to form a saturated solution, to form a saturated solution. तो कितना सॉलिड डिसॉल्व किया गया ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो, है ना? तो इसमें लिखो, नेक्स्ट टाइम में लिखना कॉमन यूनिट इज मोल पर लीटर। मोलैरिटी ही सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है। कॉमन यूनिट इज मोल पर लीटर, बट it can be defined in, but it can also be defined in, मैं कहता हूं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर 100 ml, है ना, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। भाई सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो और उसमें 5 ml में इतने ग्राम डिजॉल्व हैं, 8 ml में इतना, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बस। लेकिन हाँ, अगर कॉमन यूनिट बोले तो मोलैरिटी ही नजर आएगी आपको। अगला पॉइंट है solubility is defined for salt and not for ions. Solubility is defined for salt and not for ions. Solubility is defined for salt and not for ions. Solubility is defined for salt. Solubility salt की होती है, ions की नहीं होती। ठीक, अगला पॉइंट, if मैं देता हूं यहां पे, if S less than 0.1 मोल पर लीटर, अगर solubility 0.1 मोल पर लीटर से कम है, तो S की वैल्यू है वो 0.1 मोल पर लीटर से कम है, then salt is considered to be sparingly soluble. If S less than 0.1 mole per liter, then salt is considered to be sparingly soluble. Then salt is considered to be sparingly soluble. नेक्स्ट में लिखना उसी पॉइंट पे, if S greater than 0.1 mole per liter, greater than 0.1 mole per liter, then salt is considered to be highly soluble. Then salt is considered to be highly soluble. Then salt is considered to be highly soluble. तो पहला लिखते हैं टाइप 1। क्वेश्चन कैसे करेंगे उसी समझ में आएगा करना क्या है आपको। तो लिखो टाइप 1, if solubility is given, टाइप 1 लिखना क्वेश्चन, टाइप 1 में if solubility is given, if solubility is given and QSP is to be calculated, if solubility is given and QSP is to be calculated, or vice versa, if solubility is given and QSP is to be calculated, मतलब S given है और QSP निकालना है, उल्टा। तो इसमें देख लेते हैं, अगर मान लो AB सॉल्ट है, AB 1:1 का रेशियो केटामिन आयन में, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं CaCO3, है ना, सॉलिड, ये सॉल्ट है हमारा, या फिर AgCl सॉलिड या AgI सॉलिड, ऐसा कुछ केस आ जाए। तो मुझे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी गिवन है, इफ S is solubility,
इन मोल पर लीटर। अगर मान लो इन सॉल्ट की सॉल्बिलिटी गिवन है तो मैं तो केएसपी निकाल सकता हूँ। तो क्या करूंगा भाई, जैसे मान लो एजीसीएल आ जाता है, हालांकि मैं बता चुका हूँ, फिर भी बार देख लेते हैं। एजी प्लस एक्वस प्लस क्या बना देंगे, सीएल माइनस एक्वस। इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी एस है, मतलब एस मोल सॉल्युबल है, तो एस इसका बनेगा और एस इसका बनेगा, तो केएसपी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। तो एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, यानी कि एस स्क्वायर केएसपी के बराबर होगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर ए बी टू टाइप का सॉल्ट है, ए बी टू सॉल्ट, जैसे कि मेरे पास हो गया PbI2 सॉलिड और Ag2CrO4 सॉलिड, और इसकी सॉल्बिलिटी गिवन है और केएसपी निकालना है। मतलब एक कटायन दो एनायन या दो कटायन एक एनायन है, तो क्या होगा केएसपी और एस में रिलेशन से, एस क्यूब फोर एस क्यूब, फोर एस क्यूब होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एस गिवन है तो PbI2 सॉलिड आयन से ब्रेक करना, Pb+2 एक्वस प्लस टू, नहीं Pb+2 एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस, ऐसे ही ना, सॉलिड है। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी एस है तो ये बनेगा एस, और कितना बनेगा 2s। तो केएसपी इस बार कैसे लिखना है भाई, लेड आयन कंसंट्रेशन इंटू आई माइनस कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, तो एस इंटू 2s का स्क्वायर, यानी कितना 4s क्यूब। AB3 सॉल्ट 27 S⁴, अब समझ गए तुम लोग, है ना। तो FeCl3 सॉलिड को ब्रेक किया, तो एक होगा Fe+3 एक्वस प्लस 3Cl माइनस एक्वस। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो ये हुआ 3s, और KSP हो गया S इंटू 3s का होल क्यूब, यानी 27 S⁴। लेफ्ट हैंड साइड पहला कॉलम लॉक कर रहा हूँ, है ना। A2B3 सॉल्ट CA3CO4 का होल ट्वाइस सॉलिड, पता है भाई 108 S⁵ बता रहे हैं बच्चे, सही गलत है देख लो। 108 S⁵। उसमें बनेगा 3 कैल्शियम आयन और 2 फॉस्फेट आयन ना, और इसकी सॉल्बिलिटी अगर S है तो ये बनेगा 3s और ये बनेगा 2s। S तो कैल्शियम फॉस्फेट है तो इसका 3s2s, तो KSP हो जाएगा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन का होल क्यूब, फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी 3s का क्यूब इंटू 2s का स्क्वायर, तो हो गया 108 ना, 108 S⁵। ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं कुछ वैल्यूज वाले ना, कोई डेटा रख के देख लेते हैं।
बहुत कोई डिफिकल्ट ऐसा चैलेंजिंग नहीं होता इसमें। पहला टाइप, पहले चार तो आसान है, पांचवा ही थोड़ा वहां से थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, वो आते नहीं यहाँ पर क्वेश्चन पांचवें से, है ना। पहले चार तो हो जाएंगे आराम से। तो फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें, तो ऐसे मानो। तो क्वेश्चन लिखते हैं, न्यूमेरिकल है। बोलूँ मैं? लिख रहे हो? पहला क्वेश्चन है, इफ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, solubility, if solubility of CaCO3, solubility given है CaCO3 की, is 0.03 ग्राम पर लीटर, फाइंड KSP। solubility given है, KSP निकलना है, बहुत सिंपल है, CaCO3 का दे रखा है, CaCO3 का solubility given है KSP। नाइन इंटू 10⁻⁻⁴, -8, -8 आएगा। देखो सॉलिबिलिटी आप कैसे भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर 10 ml, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जब तुम केएसपी लोगे ना, वहां तो कंसंट्रेशन ही लेनी पड़ती है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो आपको एक्वस की मोलैरिटी लेनी पड़ेगी। ऐसे आप कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम केएसपी के साथ रिलेट करोगे तब तो मोलैरिटी लेनी है आपको। हमेशा केएसपी में मतलब केसी लिखोगे या केपी लिखोगे, एक्वस से तो मोलैरिटी लेनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी 0.03 डिवाइड बाई मोलर मास 100 होगा, तो 3 × 10⁻⁴ मोलैरिटी आ गई इसकी। तो केएसपी जब लिखोगे तो होगा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनटू कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁸, है ना। ठीक है, मैं कहता हूँ S², तो ये 9 × 10⁻⁸। प्रॉब्लम है किसी को? आप सॉल्युबिलिटी कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केएसपी के साथ जब रिलेट करोगे तब तो मोलैरिटी लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल ही है, कुछ खास नहीं होंगे। केएसपी AgCl का जो रखा है 10⁻⁻10, तो कैलकुलेट A पार्ट सॉल्युबिलिटी, B पार्ट solubility in ग्राम पर 100 ml। केएसपी जो है ना एजिसिल का, आपको करना है solubility और solubility इन ग्राम पर 100 ml। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, है ना, 108। कैलकुलेट solubility पर बी पार्ट solubility इन ग्राम पर 100 ml। सिल्वर का 108 एटॉमिक मास है, पीएसपी की वन है इसका। अगर केवल सॉल्युबिलिटी निकालने को बोलो तब तो आप मोल पर लीटर में निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मोल पर लीटर में निकालो, कुछ नहीं दे रखा तो। लेकिन सेकंड पार्ट में उसने कहा कि नहीं कुछ डेटा में ऐसा चेंज करना है तो ऐसा कर लेंगे। सोचिए होगा मेरे ख्याल से आपने। डाउट तो पूछ सकते हो, है ना, कैसे लिख रहा हूँ S² वगैरह वगैरह कुछ भी, क्योंकि ये तो पहला टाइप हुआ ना, यही नहीं समझने का पहले तो मुश्किल हो जाएगी।
तो बेटा क्या है, AgCl का है तो सॉल्युबिलिटी निकालना है, KSP गिवन है, तो हमें पता ही है कि KSP क्या हो जाएगा यहाँ पे S², और KSP है 10⁻⁻10 इक्वल टू S², S हो जाएगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया, कुछ नहीं दे रखा है तो मोल पर लीटर में निकाल दो। बी पार्ट में कह रहा है ग्राम पर 100 ml, तो 1 लीटर में इतने मोल हैं, तो 1000 ml में 10⁻⁻5 मोल है, तो क्या मैं 100 ml में मोल निकाल सकता हूं, 10⁻⁻6 मोल, ऐसे ही कुछ। और ये मोल आ गए, और मुझे तो मास निकालना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू मोलर मास 143.5 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, मोलर मास किसका मल्टीप्लाई किया, सॉल्ट का, आयंस का नहीं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की है सॉल्ट की, तो सॉल्युबिलिटी आई है AgCl की सॉल्युबिलिटी है ना, तो मोलर मास भी सॉल्ट का किया, आयंस का नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, बोलो। कैलकुलेट solubility of PbI2 in water. Calculate solubility of PbI2 in water. Solubility of PbI2 in water, which is 80% ionized. Which is 80% ionized. Which is 80% ionized. Bracket में कितना KSP PbI2 KSP PbI2 का दे रखा है 2.048 इंटू 10⁻⁹। KSP दे रखा है PbI2 का 2.048 इंटू 10⁻⁹। करो।10⁻⁻3 सही है। एट्टी परसेंट आयनाइज्ड होता है, जो सॉल्ट सॉल्युबल है, कितना भी सॉल्युबल है उसका 80% आयंस में है। 10⁻⁻3 Rn का भी यही आ रहा है भाई, नहीं तो हम लोग का भी यही आ रहा है। ठीक है, -3 आंसर सही है ना, देख लो इंडिविजुअली कर। बेटा क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको PbI2 गिवन है ना, तो PbI2 को ब्रेक करना आयंस में,
तो ये हो जाएगा PbI2 सॉलिड, PbI2 सॉलिड अपने आयंस में जाएगा Pb+2 एक्वस +2I माइनस एक्वस, है ना बेटा। अब इसकी सॉलिबिलिटी कर S है तो ये बन जाएगा S और ये बनेगा 2S। लेकिन कह रहा है जो, जैसे मैं एक स्टेप दिखा देता हूँ आपको, कि मान लेते हैं इसकी सॉलिबिलिटी PbCl2 एक्वस, इसकी सॉलिबिलिटी है S, लेकिन जब ये अपने आयंस में गया ना तो उसका 80% ही आयंस में जा रहा है, तो S का 80% आयंस में गया, S का 80% आयंस में गया, जो पार्ट सॉल्युबल है उसका 80% ही आयंस में। तो QSP इसका हो गया 2048 10 की पावर -12, है ना, 10 में हटा दिया, तो ये हो जाएगा S इंटू 8/10 इंटू 2 भी होगा ना यहाँ पे, अगर ये S बनेगा तो ये 2S बनेगा, 2S इंटू 8/10 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ। और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 8 ना, डिवाइड बाई 1000 इंटू S³ और ये भी 2 की पावर 11 ही है शायद, 10 की पावर -12, तो पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 10 - 9 हो गया, ठीक है। 10 की पावर -9 इक्वल टू S³, तो S हो गया 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, ठीक है ना। ठीक, तो ये टाइप 1 हुआ, जिसमें KSP गिवन है, S निकालो, S गिवन है, KSP निकालो। अब टाइप 2 देखते हैं अपन लोग, टाइप 2 क्वेश्चन। तब कर रहा उसको ना, PbI2 और लिख दिया मैंने, ओके चलो ठीक है, PbI2 2I माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनना ध्यान से, टाइप 2 और टाइप 1 में अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी तो आपको इंडिविजुअली समझ में आ जाएंगे सारे टाइप क्या क्या है। टाइप 1 और टाइप 2, है ना, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, और लैंग्वेज में क्या होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या है, मैं समझाता हूँ, इसका KSP कैसे लिखा जाएगा इसी क्वेश्चन का। अगर मैं इसका KSP देखूं तो लिखा जाएगा लेड आयन कंसंट्रेशन इनटू I माइनस कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, KSP तो पहले से फिक्स है, ये तो पहले से फिक्स है, चेंज ही नहीं होता अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो लेड आयन है I माइनस है, वो मतलब होता क्या है कि ये पहले से फिक्स है, इनको आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो KSP के बराबर हो, है ना। तो होता क्या है कि कई बार ऐसा दिया जाता है कि लेड आयन का सोर्स अलग है, I माइनस का सोर्स अलग है, अलग अलग जगह से मैंने दोनों को ऐड किया। लेड आयन आ रहा है लेड नाइट्रेट से, I माइनस आ रहा है KI सॉल्यूशन से, ठीक है। और सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा PbI2 का, PbI2 का बना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर सैचुरेटेड है तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा वहां पर, दोबारा बोल रहा हूं, अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है PbI2 का, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इनके सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर लेड आयन का सोर्स अलग है, I माइनस का सोर्स अलग है, तो फिर मुझे वहां पर S और 2S नहीं करना है, जो I माइनस की कंसंट्रेशन है वही रख देनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम फॉस्फेट का आया, तो भैया कैल्शियम आयन मान लो किसी और जगह से आ रहा है, और फॉस्फेट आयन किसी और सोर्स से आ रहा है, और एक कंटेनर में दोनों आयन आ गए, और मैं जब KSP लिखूंगा तो सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन का होल क्यूब, फॉस्फेट आयन का होल स्क्वायर। फिर मैं ये नहीं करूंगा कि मान लो ये 0.1 है तो मैं इसको 2 × 0.1 करूं, 2S करूं, वो नहीं करूंगा। अगर दोनों आयंस कैल्शियम फॉस्फेट से आ रहे हैं, सोर्स दोनों का कैल्शियम फॉस्फेट है, तब तो मैं S और 2S और 3S करूंगा। अगर मेरे पास कैल्शियम आयन फॉस्फेट आयन के सोर्सेस अलग अलग है, तो जो कंसंट्रेशन है बस वही रखनी है, फिर वो डबल ट्रिपल नहीं करनी है उसकी। बिल्कुल सोल्यूशन सैचुरेटेड है, ये फॉर्मूला है वैलिड, स्क्वायर स्क्वायर तो वैसे ही लगाएंगे।
लेकिन फिर मैं ट्वाइस थ्राइस नहीं करूंगा, वो कुछ सोर्सेस अलग अलग है दोनों के। थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है टाइप 1 टाइप 2 में कि अगर दोनों आयन सॉल्ट से आ रहे हैं तब तो मैं 2s और 3s जो करना है करूंगा, और अगर दोनों आयन के सोर्सेस अलग अलग है तो बस कंसंट्रेशन लेना है, फॉर्मूला लगाना है सेपरेट सॉल्यूशन का। उसमें लिखो टाइप 2, टाइप 2 हो जाएगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, चल लिटाते हैं, अरे लिखो तो क्या है, लिखो लिखो, if concentration of ions, टाइप 2 में लिखना, if concentration of ions of saturated solution is given, if concentration of ions, if concentration of ions of saturated solution is given, concentration of ions of saturated solution is given, and KSP, if concentration of ions of saturated solution is given and KSP is asked, or vice versa, and KSP is asked or vice versa. तो ब्रैकेट में चिन्ह लाइए है ना, ब्रैकेट में लिखो, then use concentration directly, then use concentration directly, then use concentration directly. पहला क्वेश्चन है आसान सा है, सेकंड वाला थोड़ा सा ठीक है। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखना, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैल्शियम +2 कंसंट्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कैपिटल का, और फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन दे रखा है, मैं लिख रहा हूं यहां पे देख लेना, 1.6 × 10⁻⁵ कैपिटल का। कैलकुलेट KSP ऑफ CA3PO4 का होल ट्वाइस। सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला है वैलिड वाला, ठीक है। आप चाहो तो आंसर मत निकालो, वैलिड पुट कर देना बस। इसके आयंस में ब्रेक किया, ठीक है। केस पे ऐसे ही लिखेंगे, टेक्स्ट में ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन बस जो कंसंट्रेशन है ना वही रखना है, उसको फिर ऐसा नहीं करना है कि 3 इंटू इसकी कंसंट्रेशन कर दिया, बच्चे कर देते हैं गड़बड़ी, क्योंकि तो दोनों के सोर्सेस अलग अलग हैं, किसी और सोर्स से आ रहा है, अगर दोनों सेम सोर्स से आ रहे होते कैल्शियम फॉस्फेट से, उसकी पावर -8 थोड़ा ना हो सकता है, तब तो दोनों की पावर -8 ही होती है, -5 होती है, तो अलग अलग कंसंट्रेशन है दोनों की, अलग अलग सोर्सेस है, तो 2 × 10⁻⁸ का क्यूब इंटू 1.6 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर, जो भी आंसर आए, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन, हाँ होमवर्क में नहीं, अभी करो तो मैं होमवर्क चेक करूंगा, तुम कर लोगे 2 मिनट में, आसान नहीं है, वैसे कुछ नहीं, बस एक वैल्यूज रख के निकालना है और कुछ नहीं, कोई रिएक्शन से नहीं लिखनी, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच at which, calculate pH at which MgOH का whole twice magnesium hydroxide just begins to precipitate, calculate pH at which magnesium hydroxide just begins to precipitate from 0.1 capital M MgNO3 का whole twice, from 0.1 capital M magnesium nitrate MgNO3 का whole twice solution
फ्रॉम 0.1 कैपिटल M MgNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ NaOH, बाय एडिशन ऑफ NaOH। KSP गिवन है, देखना यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की KSP है 10⁻⁻11 लिखा हुआ है। ठीक है, करो उसको ट्राई, तब तक मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको शीट से। कितनी पीएच है सॉल्यूशन की कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जस्ट पीपीटी बनाना शुरू कर दे। और कुछ आपको दे रखा है 0.1 मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैंने NaOH ट्रिपल ड्रॉप ऐड कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है? बाहर कहीं बोल रहा होगा, नहीं क्लास में तो नहीं हो सकता। भवन चल रहे होंगे ना दुर्गे, इसलिए हो ना। कितना कोई आंसर क्या हुआ? 5:30 के बाद नहीं दिमाग चलता क्या? कितना आ रहा है? 9। हाँ शायद सही है, 9 ही आएगा। 5 आएगा, 5 9 आएगा। आ रहा आंसर? तो देखो क्या करना पड़ेगा। देखो क्या है, जस्ट पीपीटी है ना, जस्ट पीपीटी का मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड है। अब है क्या, कंटेनर में क्या प्रेजेंट था? मैग्नीशियम नाइट्रेट। कितना कंसंट्रेशन का? 0.1 कैपिटल एम का। और आपने क्या ऐड किया है? NaOH। ठीक। अब कंटेनर में 4 आयन्स हैं, मैग्नीशियम आयन, नाइट्रेट आयन, Na+ और OH आयन। ठीक। अब पूछ रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केएसपी गिवन है, क्या पीएच रहेगी। अब आपको बच्चा बोल सकता है मैंने NaNO3 क्यों नहीं निकाला, इससे भी सोच सकते हैं। अगर उसका केएसपी गिवन हो तो मैं उसके बारे में सोचता। जिस आयन का यूज करना है उस पर फोकस करो, बाकी आयन्स भी और भी है ना। तो लेकिन हमें फोकस करना है मैग्नीशियम और OH आयन का। तो केएसपी लिखा कैसे जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर। अच्छा, मैग्नीशियम आयन कंट्री में कितना है? 0.1। जस्ट पीपीटी है ना। जस्ट पीपीटी का मतलब क्या होता है कि जस्ट पीपीटी का मतलब है कि अभी ये मैग्नीशियम आयन पूरा पूरा कंटेनर में ही है, पीपीटी नहीं बना है। तो ये 0.1 है। केएसपी कितना है? 10⁻11। कितना कंटेनर में OH आयन आ चुका है अब तक? जस्ट पीपीटी का केस। तो OH आयन कितना हो जाएगा? 10⁻⁵। तो पीएच कितना हो गया? 5। तो पीएच कितना हो गया? 9। समझ रहे हो ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ट्रू OH आयन करें, यहाँ पर वो नहीं करना है। OH आयन कंटेनर में कितना है?
वो हमें लेना है, क्योंकि दोनों के सोर्सेस अलग अलग है। मैग्नीशियम आयन आ रहा है 0.1 और OH आयन डिफरेंट सोर्स से आ रहा है। केएसपी केएसपी इक्वल टू प्रोडक्ट होल्ड करना, इसको ब्रेक करोगे मैग्नीशियम हाइड्रेट को, तो Mg+2 OH आयन। नहीं, जब इसको ब्रेक करते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो किस में जाता है ये, मैग्नीशियम आयन और 2OH आयन में। तो स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं, जस्ट पीपीटी है ना। तो पीपीटी का मतलब कि सब सॉल्यूशन के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर ये एक्शन होती, आगे कुछ होता, तब तो मैं आगे एक्शन लिखता है उसमें, है ना। तो सॉल्यूशन में सब प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ना, इसको होमवर्क करना चाहिए, हो जाएगा काफी हद तक। ओके, एंड करो मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट, है ना। बाय टू ऑल ऑफ यू।